वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये बुक, इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसके लेक्चर नंबर 9 पे हम पहुंचे हैं। 8 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें हमने सीखी। इसको आगे बढ़ने से पहले, जैसा हम हमेशा करते हैं, ये बुक आपको ओपन करने के साथ साथ एक कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए ताकि जहां पर भी जरूरत हो आप उनको लिख सकें। इस बुक में रिवीजन के टाइम पे यही चीजें आपकी मदद करेंगी। इस लेक्चर 9 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा पहले हम क्या पढ़ के आए उसके बारे में जान लेते हैं। कि हमने समझा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी विविधता जिसे हम कहते हैं। हमने समझा कि हम इंसान हैं लेकिन हर इंसान अपने आप में अलग है, ये डाइवर्सिटी है। फिर उसी चीज को हमने समझने की कोशिश की कि वो अलग क्यों है। उसी चीज को हमने समझा कि अलग क्यों है, और अलग क्यों है समझने से पहले हमने ये भी समझा कि सभी लोग अलग अलग हैं, इसकी वजह से हमें फायदा क्या होता है। तो हमने इसके बारे में जब जाना तो हमने देखा कि अगर सब एक जैसे हो जाएं, सब एक जैसे हो, सब एक जैसा खाना खाएं, एक जैसे कपड़े पहने, तो क्या हो जाएगा, लाइफ बहुत बोर हो जाएगी। हम अलग अलग तरह का खाना नहीं खा पाएंगे। अभी सब अलग है, अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग तरह के त्योहार मनाते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत तरह अलग अलग की स्टोरी बनती है, अलग अलग तरह की। तो वो सब बंद हो जाएगा अगर डाइवर्सिटी ना हो। ये डाइवर्सिटी है क्यों? इसके पीछे बहुत रीजन है, जिसमें हमने एक रीजन जानने की कोशिश की कि आज से अगर हम 200 साल पहले जाएं या उससे भी बहुत पहले जाएं, जहां पर आने जाने के कोई साधन नहीं होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब इतना लंबा चल के आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे उसी दिन, नहीं, वहां जाके वो कुछ टाइम रहते थे। और जब कोई भी एक नई जगह पर जाएगा तो अपनी थोड़ी सी संस्कृति साथ में लेके जाएगा। जो उसका बोलचाल का तरीका है, जो उसका खाने का तरीका है, जो उसका रहने सहने का तरीका है, वो अपने साथ लेके जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जाते ही चेंज हो गया। जो वो सीख के आया है वहां पे भी वो फॉलो करता है, और उसके साथ साथ वहां के लोगों को देखता है कि वो क्या खा रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, और धीरे धीरे उसके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता है। तो होगा क्या, अपना जो कल्चर लेके आया है और नए कल्चर में गया, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और उससे एक नया कल्चर निकल के आता है, एक नई डाइवर्सिटी आती है। पहले जो इंसान था बाद वाले इंसानों से मिला और एक नए नए तरह का इंसान बना। अब उसकी भाषा ना तो पूरी तरह पुराने वालों की तरह, ना पूरी तरह नए वालों की तरह, एक अलग तरह की हो गई। तो कहीं ना कहीं बाकियों से वो थोड़ा सा और अलग हो गया। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया कि अगर हम यहां से बाहर जाएं, कहीं पे भी किसी और देश में जाएं, किसी और शहर में जाएं, तो हम वहां की भाषा को थोड़ा बहुत सीखेंगे, वहां के खान पान को हम शुरू करेंगे, वहां के जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा भी हम हो सकता है शुरू कर दें। और फिर भी हमारे अंदर जो शुरू से हमने सीखा है बचपन से, वो आदतें भी रहेंगी। तो एक मिक्सचर बन जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ एक मिश्रण सा बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक नई डाइवर्सिटी, एक नया कल्चर, नई लाइफ जीने का एक नया तरीका हमें मिलेगा। एक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। तो डाइवर्सिटी क्रिएट होने का सिर्फ एक ये रीजन नहीं है, और भी है। और रीजन को अगर हम देखें हिस्टोरिकल, तो हमने देखा उसी के साथ साथ सिमिलरली उसी तरीके से, समान रूप से, डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट। डाइवर्सिटी तब भी आती है व्हेन, जब पीपल, लोग क्या करते हैं, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अनुरूप बनना, किसी चीज के अनुकूल हो जाना, वो होता है एडेप्ट, एडेप्टेशन जिसे हम बोलते हैं। कि हम कहीं के माहौल में ढल जाएं, उसे बोलते हैं हम एडेप्ट हो गए। क्या बोलते हैं, एडेप्ट हो गए। माहौल में ढल जाना क्या होता है, एडेप्ट होना। माहौल के अनुकूल अपने आप को बदल लेना क्या होता है, एडेप्ट होना। तो यहां पर है सिमिलरली, उसी तरीके से जैसे हमने हिस्टोरिकल उसमें देखा था, उसी तरीके से जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो तब भी आती है जब
लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। किसके? अपने जीवन को, अपने जिंदगी को किसके अनुकूल? टू दी ज्योग्राफिकल एरिया, वहां के ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सर्दियों में हम किस तरीके से रहते हैं? गर्म कपड़े पहनकर, ठीक है, खाना भी ऐसा खाते हैं जो शरीर को गर्म रखे। गर्मियों में हम आइसक्रीम शुरू कर देते हैं। तो हम अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी तब भी आती है कि जब लोग अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं वहां के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, जिसमें वो रह रहे हैं, जिस भौगोलिक स्थिति में वो रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, लिविंग नियर द सी, वो लोग जो समुद्र के नजदीक रह रहे हैं, इज क्वाइट डिफरेंट। समुद्र के नजदीक रहना बिल्कुल अलग है। क्वाइट मतलब बिल्कुल। समुद्र के नजदीक रहना बिल्कुल अलग है। किससे? फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस मतलब पहाड़ी। समुद्र के नजदीक रहना बिल्कुल अलग है पहाड़ी एरिया में रहने से। जो समुद्र के आसपास रहते हैं वो लोग बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं, और जो पहाड़ी में रहते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। दोनों में कोई मेल ही नहीं है, दोनों बहुत अलग तरीके से रहते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि जगह के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लोग अपना रहन सहन बदल देते हैं। तो डाइवर्सिटी आ गई, लोग अलग हो गए। समुद्र के पास वाला किसी और तरीके से रह रहा है, पहाड़ों वाला किसी और तरीके से रह रहा है। गर्म इलाके में लोग अलग तरीके से रहते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं वहां अलग तरीके से रहते हैं। डाइवर्सिटी आ गई ना। चलो, अब नॉट ओनली, ना सिर्फ डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। क्लोथिंग कपड़े पहनना, जो कपड़े होते हैं, और ईटिंग हैबिट्स, हैबिट मतलब होता है आदत। आदत, हैबिट मतलब आदत। कि ना सिर्फ लोगों की जो क्लोथिंग की, कपड़े पहनने की, कपड़े किस तरह के पहने जाएं, और खाने की, ना सिर्फ ये आदतें अलग हैं, उसके अलावा और भी आदतें अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा खाना पीना और कपड़े पहनने का तरीका ही अलग होता है, और भी। बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू, कि जिस तरह का काम वो करते हैं, आर डिफरेंट, वो भी अलग है। जब हम अलग अलग जगहों पर जाएं, चाहे समुद्र वाले का देखें और पहाड़ी वाले, इन दोनों आदमियों को कंपेयर करते हैं। एक समुद्र के पास रहता है, एक पहाड़ी एरिया में रहता है। दोनों के कपड़े पहनने के तरीके में आपको अंतर दिखाई देगा, खाने पीने में अंतर दिखाई देगा। उसके साथ साथ सिर्फ कपड़े और खाने पीने में अंतर नहीं होता, इसके साथ साथ जो वो काम करते हैं, उस काम करने के तरीके में भी आपको अंतर दिखाई देगा। काम करने के तरीके में भी अंतर आपको दिखाई देगा। इन सिटीज, शहरों में अगर हम देखें, इन सिटीज इट इज ऑफन इजी, कि अक्सर ये आसान होता है। शहरों में, सिटीज में अक्सर ये आसान होता है टू फॉरगेट, ये भूल जाना, कि वो लोग भूल जाते हैं। शहरों में अक्सर ये लोग भूल जाते हैं क्या? हाउ क्लोजली, क्लोजली मतलब नजदीक, क्लोज मतलब होता है नजदीक, कि कितने नजदीकी पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगी, आर टाइड। टाई का मतलब होता है बांधना, टाई मतलब बांधना। तो आर टाइड का मतलब लोगों की जिंदगी बंधी हुई है, टाइड मतलब बंधी हुई। तो शहरों में जो लोग हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं, बहुत आसानी से ये भूल जाते हैं कि जो लोगों की जिंदगी है वो बंधी हुई है। किस चीज से? टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। उनकी जो फिजिकल सराउंडिंग है उससे बंधी हुई होती है। फिजिकल मतलब होता है भौतिक, सराउंडिंग आसपास का जो एरिया होता है, वातावरण जिसे मैं कह सकता हूं। शहरों में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि लोगों की जिंदगी जो है उनके वातावरण से बंधी हुई होती है। वो अपने वातावरण के बारे में भूल जाते हैं। शहरों में बहुत आसान है भूलना,
क्यों? क्योंकि सराउंडिंग्स के, वातावरण के नजदीक नहीं रह पाते वो। जैसे दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दिस सिटी, शहरों में, पीपल, जो लोग हैं, सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, शायद ही कभी। शहरों में जो लोग हैं वो कभी कभार ही ग्रो मतलब उगाना, बढ़ाना, देयर ओन वेजिटेबल्स, खुद की सब्जियां, एंड ग्रेन, और अनाज। शहरों में जो लोग होते हैं वो सब, उनके पास इतनी जगह नहीं होती कि वो खुद के सब्जियां उगा सकें, खुद का अनाज उगा सकें। तो शहरों में कभी कभार ही लोग, कुछ एक लोग ऐसे मिलते हैं जो ये वेजिटेबल या फिर खुद का अनाज उगाते हैं, और वो सब इसके बारे में जानते नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं अपने सराउंडिंग, अपने वातावरण के बारे में। तो उनके लिए भूलना बड़ा आसान है, तो वो उगा नहीं पाते। तो कहां से लाते हैं? वो लाएंगे इंस्टीड, इंस्टीड मतलब इसकी बजाय, इंस्टीड मतलब इसकी बजाय, इसकी जगह पे। दे डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर, इसकी बजाय वो निर्भर रहते हैं किस पे? मार्केट पे, बाजार पे। खुद उगाने की बजाय वो बाजार के ऊपर निर्भर रहते हैं, टू बाय, खरीदने के लिए, ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दे नीड, कि जो भी खाना उन्हें चाहिए, जो भी अनाज उन्हें चाहिए, या जो भी सामान उन्हें चाहिए, उसकी जरूरत पूरा करने के लिए वो बाजार पे निर्भर रहते हैं, खुद नहीं उगाते। तो इसीलिए जो शहर वाले लोग हैं वो अक्सर इस एनवायरनमेंट से इतने बंध नहीं पाते, इस एनवायरनमेंट से इतने अच्छे से बंध नहीं पाते। कि कितना जुड़ा हुआ इंसान इस वातावरण से है वो नहीं जान पाते। जैसे गांव में जो लोग हैं उन्हें अक्सर इस बात की जानकारी मिलती है कि गर्मियों में कौन सा अनाज होगा, कौन सा फल होगा, कौन सा फ्रूट होगा, क्योंकि वो वहां से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इस टाइम पे क्या उगाना है, वो उसी को खाते हैं। शहरों में लोग जाएंगे बाजार में, जो मिलेगा वो ले आएंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो उन्हें वातावरण से इतना बंधे हुए नहीं होते, ना उसको अंदाजा होता है। तो शहरों की लाइफ अलग होगी, गांव की लाइफ अलग होगी। तो शहरों में लोग नहीं जुड़ पाते, तो इसीलिए जो, अगर हम देखें, उनका जो काम करने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। तो पहनावा तो अलग हुआ, खाना अलग हुआ, पहनाव, उसके साथ साथ काम करने का तरीका भी इनका अलग हो जाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। आओ हम मिलकर समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। अंडरस्टैंड मतलब समझना, ट्राई मतलब कोशिश करना। समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वी मीन, कि इससे हमारा क्या मतलब है। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक, फैक्टर्स मतलब कारक, कि ये कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब हमने समझा था, जो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, उस रीजन की डाइवर्सिटी को, विविधता को। जब हम बोल रहे हैं कि किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड है, हमने दो रीजन पढ़े, एक तो हिस्ट्री, कि वहां की हिस्ट्री कैसी रही, और दूसरा वहां की ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल हम कहें फैक्टर क्या है वहां के। तो वहां की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, ये जिन दोनों चीजें बताती हैं कि वहां की डाइवर्सिटी क्या होगी। तो डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, विविधता किसी भी क्षेत्र की, वो इन दो फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती है। कैसे होती है उसी को अब हम समझते हैं। वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे? बाय रीडिंग अबाउट, हम पढ़कर, किसके बारे में? लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इस देश के दो अलग अलग भागों में किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, उनके बारे में पढ़कर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से डाइवर्सिटी आती है अलग अलग जगहों से, जगह बदलने से, हिस्ट्री बदलने से, कैसे वहां के लोग प्रभावित होते हैं।
ये हम दो जगह के बारे में पढ़ेंगे। इस देश के अलग अलग कोनों में दो जगह अगर हम देखें, दो जगहों को हम पढ़ेंगे, जहां पर हम एक साइड केरला को पढ़ेंगे और एक साइड हम लद्दाख को पढ़ेंगे। और इन्हें पढ़ के हमें समझ में आएगा, देखो केरला वाले जो रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं और क्यों रह रहे हैं ऐसे, और लद्दाख वाले का जो जीवन है वो उस तरह का क्यों है जैसा वो जी रहे हैं। ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इनके बारे में पढ़ के। उससे पहले ये आपका लद्दाख का फोटो दिया हुआ है, ड्राई बैरन लैंडस्केप, सूखा बंजर जमीन, सूखी बंजर पृष्ठभूमि जिसे हम कहेंगे, ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख, पहाड़ी रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख में बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तो यहां पे पूरी सूखी बंजर जमीन पड़ी हुई है। ये लद्दाख का रेगिस्तान हमें यहां दिखाई दे रहा है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस। एटलस में मैप है आपके पास, तो मैप खोल लीजिए और उसमें इंडिया के मैप को ओपन कीजिए इन एन एटलस एंड लोकेट केरला और लद्दाख, और उसमें ढूंढिए केरल और लद्दाख कहां पर है। ढूंढ लोगे या बताना पड़ेगा? चलो मैं बता देता हूं। अगर हम केरला को देखें, केरला भारत के इस कोने पे है, समुद्र के किनारे। ये भारत का मैप है, इधर ये पूरा समुद्र है तीनों तरफ, है ना। अब यहां पर इस कोने में यहां पे केरल है। क्या है यहां पर? केरल समुद्र के किनारे पे है और भारत के बिल्कुल डाउन साइड में हम देखेंगे। क्लियर है? अब लद्दाख देखते हैं। लद्दाख आपका ये रीजन है, भारत में सबसे ऊपर पहाड़ी एरिया है। ये पहाड़ का एरिया है, ये समुद्र किनारा है। यही दोनों पढ़ने थे हमने। तो ये समुद्र किनारा और ये पहाड़ी एरिया, बिल्कुल ये पहाड़ी एरिया में। अब हम इन दोनों को समझते हैं और अब हमें समझ में आएगा कि यहां के लोग जो जीवन जी रहे हैं वो उस तरह का क्यों जी रहे हैं, वो चीजें हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलो पहले लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कैन यू लिस्ट 3 वेज? क्या आप ऐसे 3 तरीकों के बारे में सूची बना सकते हो इन विच द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज 2 रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग, जिसमें उनकी जो भौगोलिक स्थिति है कि जहां उनकी लोकेशन है वो उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है। क्या आप उन 3 तरीकों बता सकते हैं? सबसे पहला कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। ये दोनों में आपको करना है। जब आप लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे तो एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल बनानी है आपको जहां पर ये तीनों क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे लद्दाख और यहां लिखेंगे केरल, और उसके बाद इनके आंसर्स लिखने हैं। पहले क्वेश्चन का, लद्दाख में कौन कैसे खाता है, केरल में लोग क्या खाते हैं, है ना। दूसरा कि वहां पे कपड़े कैसे पहनते हैं, यहां के लोग कैसे हैं, यहां के लोग कैसे पहनते हैं। और तीसरा द वर्क दे डू, यहां के लोग क्या काम करते हैं और यहां के लोग क्या काम करते हैं। ये टेबल आपको बनानी है। हम पढ़ते चलेंगे, आप टेबल में लिखते चलना। ठीक है, चलो ये टेबल आप बना लेना अपने पास। ये लद्दाख हमने देखा, तो सबसे पहले लद्दाख को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। लद्दाख जो आज के टाइम पे एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चलो, लद्दाख इज ए डेजर्ट। लद्दाख क्या है? एक रेगिस्तान है। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। लद्दाख एक रेगिस्तान है। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। लद्दाख पहाड़ों में एक रेगिस्तान है। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पूर्वी इलाके में। यह पूरा जम्मू कश्मीर है, इसके अगर हम पूर्वी इलाके में देखें तो इस साइड लद्दाख है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये पूरा एरिया, ये पूरा जम्मू कश्मीर होता था ये, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के पूर्व साइड में, पूर्व किस साइड हुआ, इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड में। तो इसमें इधर की साइड क्या है? लद्दाख ही तो है।
तो जम्मू और कश्मीर के पूर्व की साइड में, लेकिन आज दोनों अलग है। जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग है। तो इसीलिए अब हम लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी कहेंगे। तो बेसिकली लद्दाख एक रेगिस्तान है, पहाड़ी इलाके में है और जम्मू कश्मीर से पूर्व की तरफ है, इतना हम समझते हैं। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। वेरी लिटिल का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा, बहुत कम। वेरी लिटिल, लिटिल मतलब कम, वेरी मतलब बहुत, बहुत कम एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी इज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, बहुत कम खेती बाड़ी यहां पर संभव है, बहुत कम खेती बाड़ी यहां पर हो सकती है। हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। क्यों यहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती? क्यों यहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है? क्योंकि दिस रीजन, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, यहां क्या है? डज नॉट रिसीव। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कुछ चीज लेना। तो इस एरिया में ये प्राप्त नहीं कर पाते क्या चीज? एनी रेन, कोई भी बारिश। बिना पानी के खेती हो ही नहीं सकती। यहां पानी आए कहां से? बारिश हो ही नहीं रही है। इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है और बहुत कम बारिश होने के कारण यहां खेती पॉसिबल नहीं हो पाती है। और क्या रीजन है? एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और यहां की जो जमीन है वो पूरे साल के ज्यादातर पार्ट में बर्फ से ढकी रहती है। अब खेती बाड़ी करने के लिए जमीन चाहिए, बर्फ पे तो कुछ उगेगा नहीं। ज्यादातर साल मतलब पूरे साल में ज्यादातर टाइम ये जमीन जो है बर्फ से ढकी रहती है, तो क्या उगेगा? खेती हो ही नहीं पाएगी। और जब बर्फ हट भी जाए तो बारिश नहीं होती, पानी चाहिए, तो पानी नहीं है तो खेती बाड़ी नहीं होती। तो इसीलिए यहां पर खेती बाड़ी बहुत कम हो पाती है, बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, कि यहां पर बहुत कम टाइप के अगर हम देखेंगे पेड़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो यहां पर बढ़ सकते हैं, जो यहां पर ग्रो कर सकते हैं इस रीजन में। लद्दाख रीजन में बहुत कम तरह के पेड़ हैं जो यहां उग पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। ड्रिंकिंग मतलब पीना, ड्रिंक मतलब पीना। तो पीने के पानी के लिए पीपल, जो यहां के लोग हैं, वो डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर रहना। यहां के लोग जो है निर्भर रहते हैं किसके ऊपर? ऑन द मेल्टिंग स्नो। मेल्ट होना मतलब पिघलना, मेल्ट मतलब पिघलना, कि जो पिघलती हुई बर्फ है उसके ऊपर यहां के लोग निर्भर रहते हैं कि जब बर्फ पिघलेगी तभी उनको पीने के लिए पानी मिल पाएगा। ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों के महीनों में। बर्फ कब पिघलेगी? गर्मियों के महीनों में। तो ये गर्मियों का वेट करते हैं, कब गर्मियां आएंगी, कब हमें पीने का पानी मिलेगा, उसी को स्टोर करेंगे, है ना। तो यहां पर बर्फ के पिघलने का वेट करते हैं लोग पीने के पानी के लिए। तो कैसा यहां की स्थिति है वो हमने समझी। यहां की स्थिति हमने समझ ली कि बंजर जमीन है, रेगिस्तान है, ज्यादातर टाइम बर्फ जमी रहती है, खेती बाड़ी हो नहीं सकती क्योंकि बारिश नहीं होती है, पीने के पानी के लिए इनको बर्फ का पिघलने का वेट करना पड़ता है। ये चीजें हमने समझी। अब हम यहां के रहन सहन को भी अगर हम देखें तो पीपल हेयर, यहां के जो लोग हैं, कीप शीप एंड गोट्स, यहां के लोग जो हैं वो भेड़ और बकरियां रखते हैं। लद्दाख में जो लोग हैं वो क्या रखते हैं? भेड़ बकरियां रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल। लेकिन यहां की जो बकरियां हैं, यहां की जो गोट हैं, वो क्या है? इस क्षेत्र में जो गोट हैं वो स्पेशल हैं। इस एरिया में जो गोट हैं, इस एरिया में जो बकरियां हैं वो बहुत विशेष हैं। स्पेशल मतलब विशेष। क्यों विशेष है? यहां पे भी तो गोट होते हैं जहां पर रहते हैं, यहां पे भी तो बकरियां देखी होंगी। आपके यहां पर जो बकरियां रहती हैं वो इन बकरियों से कैसे अलग है? ये बकरियां विशेष कैसे हो सकती हैं? इनके विशेष होने का कारण है बिकॉज, क्योंकि दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, क्योंकि ये उत्पादन करती है पश्मीना ऊन का। इनके शरीर पर जो अगर हम कहें रेशे जो होते हैं जिनसे हम ऊन बनाते हैं, वहां से पश्मीना ऊन निकलती है। तो स्पेशल टाइप की बकरियां होती हैं।
इनके जब बाल काटते हैं उससे क्या बनती है? पश्मीना वूल। बहुत ही हल्की टाइप की ऊन होती है और बहुत गर्म होती है। बहुत हल्की सी ऊन और बहुत गर्म होती है, तो बहुत हल्के में वो आराम से अपनी सर्दी को बचा पाते हैं। तो बहुत ही स्पेशल है। क्यों हुई यहां पर? क्योंकि ठंडा इलाका है, मजबूरी थी बकरी के पास होना। तो यहां पर इन बकरियों के पास इनकी किस लिए खास है? क्योंकि ये पश्मीना ऊल प्रोड्यूस करती हैं। दिस वूल इज प्राइज्ड। ये जो वूल है, ये जो ऊन है, कौन सी? पश्मीना ऊन, ये बहुत कीमती होती है, बहुत महंगी होती है। एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अगर हम देखें, इस पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनती है। क्या बनती है? पश्मीना शॉल बनती है। ये पश्मीना ऊन से देखो कैसे शॉल बना रहे हैं। इस पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनती है, क्योंकि पश्मीना ऊन बहुत महंगी है, तो पश्मीना शॉल महंगी होगी कि नहीं होगी? तो वो भी बहुत ज्यादा पैसों में मिलती है, तो वो भी बहुत महंगी होती है। द पीपल इन लद्दाख, जो लोग जो लद्दाख में रहते हैं, केयरफुली कलेक्ट द वूल। बहुत ध्यान से, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। लद्दाख के जो लोग रहते हैं वो बहुत ध्यान से इकट्ठा करते हैं द वूल ऑफ द गोट्स, बकरियों की इस ऊन को। बहुत महंगी है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से बकरियों की इस ऊन को इकट्ठा करते हैं। एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स, और इसे बेच देते हैं। सेल मतलब बेचना। इसे बेच देते हैं टू द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, व्यापारियों को बेच देते हैं। कहां से? फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से यहां पर व्यापारी आते हैं पश्मीना ऊन को खरीदने के लिए, और ये लोग बड़े ध्यान से उसको जो है इकट्ठा करते हैं पश्मीना ऊन को, और जब वो व्यापारी आते हैं उस व्यापारी को वो बेच देते हैं। कश्मीर से व्यापारी आते हैं। तो पश्मीना ऊन, पश्मीना शॉल, यहां से तो ऊन बेच दी, अब शॉल कहां बनेंगे? तो जो पश्मीना शॉल हैं आर चीफली, चीफली मतलब मुख्य रूप से, चीफली मतलब मुख्य रूप से, मुख्यतः है वुवन इन द कश्मीर, वुवन इन द कश्मीर, वो कश्मीर में बुनी जाती है। ये जो पश्मीना शॉल है ये ज्यादातर मुख्यतः कश्मीर में बुनी जाती है। वहां के व्यापारी आएंगे, ऊन लेके जाएंगे और कश्मीर में ले जाके इनको बुनते हैं, वहां पर पश्मीना शॉल बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो बड़ी स्पेशल टाइप की गोट यहां पर मिलती है। बड़े स्पेशल टाइप की हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ की गोट, पश्मीना ऊन हमें यहां से मिलती है। उसके साथ द पीपल ईट मीट, यहाँ के लोग हैं, खाना तो ज्यादा होता नहीं, क्या खाएंगे? हमें क्या क्या खाएंगे? वो मीट पे ज्यादातर निर्भर रहेंगे। तो पीपल ईट मीट, यहाँ के जो पीपल हैं वो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और दूध से बने हुए उत्पाद खाते हैं, जैसे लाइक चीज एंड बटर, बटर और चीज जैसे चीजें खाते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखे। चाहे मांस है या फिर बटर है, चीज है, ये उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ईच फैमिली, हर एक परिवार, ओन्स, उनके पास होता है क्या? सम गोट्स, कुछ बकरियां, काउज, कुछ गायें, एंड जोज, जोज मतलब याक काउज, इस तरह की, यह याक, इस तरह के होते हैं इनके पास। तो हर एक परिवार के पास बकरी, गाय और ये याक, ये सब मिल जाएगा। बीइंग अ डेजर्ट, यहां पर रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान होने के नाते डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट, कि लद्दाख आकर्षित, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित नहीं करता किसको? इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों को। लद्दाख एक रेगिस्तान है, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहां व्यापारी नहीं आते, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहां व्यापारी नहीं आते। तो क्या होता है? इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो ये व्यापार का एक बहुत अच्छा एक रास्ता माना जाता था।
ट्रेड रूट होता था, ये व्यापार करने के लिए आने जाने का रास्ता था। ये रेगिस्तान है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां व्यापारी नहीं आते थे, यहां पर कंसीडर का मतलब होता है मानना, इसको माना जाता था एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट, बहुत अच्छा ट्रेड रूट माना जाता था। और ट्रेड रूट माना जाएगा तो व्यापारी आएंगे, और व्यापारी आएंगे तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी बाहर से आता है तो अपना कल्चर लेके आता है, लाता है ना। तो अब आप हमें बताएंगे कि यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो किससे प्रभावित हुई होगी, यहाँ आने जाने वाले लोगों से, जो पुराने टाइम पर यहाँ पर आते जाते रहे होंगे, ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से प्रभावित हुई होगी, कैसे हुई होगी, आप इस पैराग्राफ को, लद्दाख को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।